देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब इसका डिटेल हम देखेंगे। सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश है क्या? प्रकाश प्रकाश के बारे में जानते हैं। ठीक, प्रकाश क्या है? सबसे पहले प्रकाश हमें देखने की ऊर्जा प्रदान करती है। प्रकाश की सहायता से हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। और क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ से पता चलता है कि इसका ध्रुवण संभव है। ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण संभव है। और उसके बाद आगे देखते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में बोलने का मतलब इसका तरंग दैर्घ्य इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, यह लगता है कि सीधी रेखा में गमन कर रहा है। अब देखिए आगे, प्रकाश कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश कण और तरंग दोनों है। और क्या प्रकाश के बारे में देख सकते हैं? देख सकते हैं प्रकाश की गति वायु में या फिर निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर ऐसे ही किलोमीटर में देखेंगे तो किलोमीटर में 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं प्रकाश, विजुअल प्रकाश जो हम देख पाते हैं उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो 45, ऐसे बोला जाता है लगभग 4500 एंगस्ट्रम से लेकर 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है। कहीं कहीं बुक में दिया हुआ रहता है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 8000 एंगस्ट्रम तक। ये वेरी करते रहता है, कोई कोई किताब में कुछ और भी दे देता है। ठीक, तो हम लगभग जानते हैं कि 4500 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम तक ही प्रकाश को हम देख पाते हैं। इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश और प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने। रोमर प्रकाश की गति को मापे थे। इनसे पहले फर्स्ट एफर्ट लगाए थे गैलीलियो, लेकिन गैलीलियो नहीं खोज पाए थे। रोमर खोज पाए थे कितना गति होता है प्रकाश का। ठीक, प्रकाश के बारे में इतना बात हम लोग जानते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश का ध्रुवण संभव है, इसलिए इसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। यह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कण और तरंग दोनों है। और जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार न तो प्रकाश को तरंग माना गया है और न ही कण माना गया है। इतना हम लोग जानते हैं प्रकाश के बारे में, इतना याद रखेंगे प्रकाश के बारे में। अब अगला क्वेश्चन है परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के बारे में हम देखते हैं। परावर्तन क्या है? देखिए, परावर्तन का परिभाषा ऐसे करके लिख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं परावर्तन है क्या। तो मान लीजिए कि ये कोई सतह है, ये कोई सतह है। अब यहाँ पर से लाइट आ रहा है, ये बिंदु से मान लीजिए लाइट आ रहा है। अब ये लाइट ऐसे करके आ रहा है और ये सतह से टकराने के बाद लाइट वापस उसी दिशा में देखिए चला जाता है। इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश की किरण आप आपतित होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया तथा सतह से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका लिख सकते हैं परिभाषा इसे कि प्रकाश की किरण, प्रकाश का किरण किसी सतह से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाता है, उसी दिशा में लौट, सीधे लिखिए लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
ठीक है। और देखिए क्या लिखे हैं, प्रकाश की किरण। मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण है, अब यहाँ से ऐसे करके आया और ये कोई सतह है, ये सतह मान लीजिए पी है। सतह से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में, देखिए ऊपर से आया और ऊपर ही चले गया, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब कोई भी सतह इसमें हो सकता है, ये केवल दर्पण के लिए ही नहीं, सभी के लिए वैलिड है। वैसा सतह जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करे, मतलब वापस लौटाए, वैसा सभी वस्तु में संभव है। प्रकाश के ऐसी वस्तु, मतलब प्रकाश सभी वस्तु में से परावर्तन ऐसे संभव है जिससे प्रकाश वापस लौट सके। ऐसा नहीं कि खाली परावर्तन दर्पण में ही संभव है, ऐसा सभी वस्तु में संभव है जिससे प्रकाश आर पार न जा सके। ओके। अब प्रकाश का दो नियम है, ये देखते हैं, ये देखिए, ये इसमें देखिए, ये प्रकाश का किरण आ रहा है, प्रकाश का किरण आया तथा कोई ये सतह से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट गया, इसी को परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये नियम कौन कौन सा है देखते हैं। देखिए प्रकाश का, ये प्रकाश, इसको बोलते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश सीधे आ रहा है, देखिए ये आने वाला किरण है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। तथा ये देखिए, ये टकरा कर वापस लौट रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक। और ये यहाँ पर बीच में खींचा हुआ है, ये अभिलंब है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा तो हम लोग समझ गए हैं, परावर्तन क्या है ये भी समझ गए हैं। अब ये समझेंगे कि दो नियम है, कौन कौन सा नियम। देखिए फर्स्ट नियम कहता है कि पर आपतित किरण, अब ये समझ गए आपतित किरण क्या है। ये आपतित किरण, इसको आई बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं, इसको एन बोल देते हैं नॉर्मल। ठीक। अब देखिए आई मतलब आपतित किरण, आर परावर्तित किरण तथा खींचा हुआ अभिलंब। देखिए ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है, एक ही समतल में है, इसे प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। इसे लिख सकते हैं ऐसे, आई आर और एन। अब हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग को पढ़ना है। आई आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है। तीनों एक ही समतल में होता है, इसे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम देखिए, ये जो आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों के बीच में बन रहा है ना कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको आई से सूचित कर देते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सा परिभाषा दे सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों के बीच में बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। वैसे ही परावर्तन कोण किसे कहते हैं, इसको आर बोलते हैं। परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, ये अगर क्वेश्चन आया तो सीधा लिखेंगे, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये दोनों को बीच में बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक। अब ये दोनों में एक रिश्ता होता है, ये दोनों में एक रिलेशन होता है, जितना आई होगा उतना ही आर होगा। यही दूसरा नियम है कि कोण आई बराबर कोण आर। ये याद रखेंगे, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। ठीक। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं बता दिए हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर नया स्लाइड लेते हैं। पेन के थिकनेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक। अब देखते हैं, मान लीजिए ये कोई सतह है। ठीक। या फिर सतह क्या, इसको मान लेते हैं एक प्रतिबिंब है, समतल प्रतिबिंब। सॉरी, ये मान लेते हैं कि समतल प्रतिबिंब है।
अब इसमें देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ये देखिए आपतित किरण है, इसको बढ़िया से हम लोग जानते हैं कि यह आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है, ये वापस जाने वाला किरण। अभी सॉरी, अभी कुछ दिन थोड़ा सा 1-2 दिन दिक्कत होगा, माइक अभी मेरा काम नहीं कर रहा है, मोबाइल से है कर रहे हैं रिकॉर्डिंग और मोबाइल में कॉल आ जा रहा है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर बीच में एक अविलंब डालते हैं, ठीक है। इसको आई आपतित किरण, इसको अविलंब, और इसको आर मतलब परावर्तन की परावर्तित किरण। अब इसको ये बीच में बना कोण को आई बोलेंगे, मतलब आपतन कोण, और इसको परावर्तन कोण, ठीक है। ये तो आपतन कोण हुआ, ये परावर्तन कोण है, और ये कौन सा कोण होगा ये बताइए। इसको बोलते हैं छूता हुआ कोण, मतलब ग्लांसिंग एंगल, सतह के साथ छूता हुआ कोण, इसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। और ये देखिए प्रकाश को यहाँ से रिटर्न हुआ है। अच्छा, प्रकाश अगर रिटर्न नहीं होता, अगर कांच का टुकड़ा होता, देखिए इधर, ये इधर कांच बना रहे हैं, अगर कांच होता तो ऐसे आता और सीधे यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा तिरछा होता, उसके बाद ऐसे करके सीधे निकल जाता, ठीक। अगर ये इसको जाना होता तो ऐसे आता, लेकिन ऐसे गया है नहीं। यहाँ पर क्या हुआ कि परावर्तित हो गया, यहाँ से रिटर्न हो गया। अब ये यहाँ से रिटर्न हुआ, लेकिन जाना चाहिए इसको, ये से इतना ये विचलित हुआ है, इसी को बोलते हैं विचलन कोण। इस कोण को क्या बोलेंगे? विचलन कोण। इसको बोलेंगे विचलन कोण, विचलन कोण। विचलन कोण को हम डेल्टा से सूचित करते हैं, ये डेल्टा, ठीक। डेल्टा का और एक तो सिंबल है ये दोनों डेल्टा का सिंबल है। लेमडा, ये लेमडा का सिंबल है, इसको बोलते हैं लेमडा, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि विचलन कोण कैसे निकालते, इससे न्यूमेरिकल आता है। हम लोग देखेंगे ग्लांसिंग एंगल और विचलन कोण के बीच अंतर, क्या संबंध है। विचलन कोण पहले देखते हैं कि विचलन कोण क्या है। एक बात याद रखिएगा, अगर ये सीधी रेखा में ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये 0 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर पूरा इसी को यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट करवा दिए, 180 डिग्री का कोण बना रहा है ये बात याद रखिएगा। अगर सीधी अगर रेखा में है, अगर यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो गया, पूरा घूम गया आधा आधा वृत्त, तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। अगर पूरा घुमा दिए तो 360 डिग्री, तो वृत्त कहलाएगा। ये हाफ वृत्त है, सॉरी ये आधा आधा खींचे। अगर पूरा पूरा हो गया, ये 360 डिग्री का बनता है, कैसे? ये हाफ है, 180 डिग्री। अगर ऐसे बनता है तो 180 डिग्री। ये 9th क्लास में बढ़िया से पढ़ने का। अब देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं, ये देखिए ये वाला पेंसिल से मार्क करते हैं, देखिए ये सीधी लाइन। अब यहाँ से ये लाइन को ऐसे करके रोटेट करवा देंगे, ये टोटल कितना डिग्री का कोण बना देगा? ये जो काला रंग से लिख रहे हैं वो 180 डिग्री का कोण बना देगा, ठीक है। अब इसमें क्या कौन कौन सा आ जाता है? यहाँ से यहाँ तक तो आई आता है, एंगल आई, फिर एंगल आर, एंगल आर, फिर ये विचलन कोण यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक। इसको एंगल डेल बोलते हैं, एंगल डेल या डेल्टा, बराबर टोटल कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 180 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, इसको डबल आई भी लिख सकते हैं या फिर डबल आर लिख सकते हैं। हम लोग अभी डबल आई लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है ना प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, आई बराबर आर। उसी से अगर आई की जगह आर रख देंगे या फिर आर की जगह आई, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए हम आई ले रहे हैं, आई। अब बार बार कौन कौन नहीं लिखेंगे, समझ जाइएगा। आई प्लस डेल बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब 2i हो गया, सिर्फ डेल बराबर अब लिखते हैं 180 डिग्री माइनस आई 2i, ठीक। ये पहला इक्वेशन हो गया, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब आगे डेल बराबर फिर एक तो और लिख सकते हैं, यहाँ आई की जगह आर भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं। अगर विचलन कोण का मान निकालना होगा, आई दिया रहेगा या फिर आर दिया रहेगा, ये दोनों में से कोई फार्मूला से निकाल सकते हैं,
ठीक। अब देखते हैं ग्लांसिंग एंगल और विचलन कोण के बीच संबंध क्या है। ग्लांसिंग एंगल मतलब जी, छूता हुआ कोण, और विचलन कोण मतलब डेल, ये दोनों के बीच संबंध देख रहे हैं। ठीक, अब ये देखिए, देखते हैं ये देखिए, ग्लांसिंग एंगल ये और विचलन कोण ये दोनों के बीच संबंध देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ, ये देखिए 90 डिग्री का कोण, ये समकोण बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखते हैं एंगल जी प्लस एंगल आई बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल जी प्लस एंगल आई बराबर 90 डिग्री। ओके, अब जी का मान तो नहीं रख सकते हैं, जी का मान, जी और डेल का ये दोनों के बीच निकालना, लेकिन आई का मान कुछ ना कुछ पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से ले सकते हैं आई का मान, ठीक है, या फिर यहाँ से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं आई का मान। देखिए शुरू से ही ले लेते हैं आई का मान। यहाँ 2i लिख सकते हैं, आई 2i प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री, 2i प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से 2i बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस डेल्टा, आई बराबर होता है 180 डिग्री, और ये 2 बटा में जाएगा दोनों के पास, डेल्टा बाई 2, ये कट के 90 डिग्री हो जाएगा, और ये डेल बाई 2, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस डेल बाई 2। ठीक, ये किसके बराबर ये आया, आई बराबर, आई निकाल रहे हैं, ये देखिए। ठीक, अब आई का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। जी एंगल आई का मान है 90 डिग्री माइनस डेल बाई 2 बराबर 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री यहाँ पर भी प्लस में है, और बराबर के ये साइड LHS में भी 90 डिग्री है। अगर सेम चीज़ रहे और सिंबल भी सेम रहे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक, ये 90 डिग्री कैंसिल हो गया, बचा जी बराबर, सॉरी, जी प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस तो कैंसिल हो गया तो बचा माइनस है ना, डेल बाई 2 बराबर 0, इधर कुछ नहीं, 0 बचा। अब जी बराबर माइनस है डेल्टा बाई 2, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा डेल्टा बाई 2, अब 2 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2g बराबर डेल। अब इसमें ये संबंध निकला, यही संबंध निकला, मतलब 2 ग्लांसिंग एंगल बराबर 1 डेल्टा, इसको याद रखना। ये और इक्वेशन नंबर ये दोनों 3 इक्वेशन बना, तीनों को याद रखना, इससे न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। ठीक है, इतना देख लिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, अब अगला पेज में चलते हैं, आगे क्या कहता है। देखिए परावर्तन के बारे में और जानते हैं। परावर्तन 2 प्रकार से संभव है। ठीक है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए 2 सरफेस हम ले रहे हैं, एक प्लेन सरफेस, ये देखिए ये पूरा प्लेन सरफेस है, ये सरफेस में नियमित परावर्तन होता है, और रुखड़ी सतह में अनियमित परावर्तन होता है। जैसे में कोई सा प्लेन, मिरर किसको कहते हैं, कोई भी मिरर, दर्पण लें जिसमें आईना, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, वो बहुत प्लेन ही सरफेस होता है। कोई ऐसा प्लेन सरफेस ले लीजिए जिसमें प्रकाश का परावर्तन नियमित हो। नियमित बोलने का मतलब ये देखिए, प्रकाश का किरण यहाँ से आया, यहाँ आया, ये देखिए यहाँ, इसको बोल रहे हैं। देखिए चलो छोड़ो उसको, ये देखिए, ये प्रकाश का किरण आया, ये भी देखिए प्रकाश का किरण आया, ये भी प्रकाश का किरण आया, और वापस यहाँ से ऐसे करके गया है, ये भी ऐसे यहाँ गया,
अब इधर भी ये देखिए आने वाला किरण आपस में समांतर है, तो प्रकाश का परावर्तन का यही नियम ना है कि वापस जाए, तो वापस जाने वाला किरण भी देखिए समांतर है। ठीक, इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। मतलब आया जिसके जैसे ही समांतर वैसे ही परावर्तित भी हुआ वैसे ही समांतर में। लेकिन अब अनियमित परावर्तन हम लोग देखते हैं। अनियमित परावर्तन में है कि कोई रुखड़ी सतह लेते हैं, ये रुखड़ी सतह है। अब प्रकाश का परावर्तन देखिए, यहाँ पर आ रहा है प्रकाश, प्रकाश देखिए आया तो समांतर है लेकिन एक ऐसे चला गया, अब इसको ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे चला गया और ये ऐसे चला गया, बीच में अभिलंब डाल देते हैं, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है और इसका अभिलंब ये है। अब जाना चाहिए तो इधर से, अब लेकिन लौट गया इधर से, इसलिए इसमें प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। ठीक है, इसमें नियमित परावर्तन नहीं हो पाता और इसमें नियमित परावर्तन हो जाता है। तो समझिए कि हम लोग नियमित परावर्तन कैसे सतह में हो जाता है, चिकनी सतह में नियमित परावर्तन होता है। जैसे कोई फर्श पर पानी भी गिर जाता है तो उसमें प्रतिबिंब बनने लगता है, वो चिकनी सतह हो जाता है। रुखड़ी सतह भी वो चिकनी हो जाता है, पानी प्रतिबिंब दोनों सबका लेवल एक कर देता है पानी। यही चलते वहाँ से पूर्ण मतलब परावर्तन बढ़िया से होने लगता है और ऊपरी सतह में नहीं हो पाता परावर्तन, नियमित परावर्तन नहीं हो पाता। अब समझ चुके हैं हम लोग नियमित परावर्तन किसे कहते हैं और अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रतिबिंब कब बनता है, नियमित परावर्तन में या फिर अनियमित परावर्तन में। नियमित परावर्तन में इसमें प्रतिबिंब बनता है, इसमें इमेज बनता है, इसमें इमेज नहीं बन पाता है। ठीक, इसमें प्रतिबिंब बन पाता है। अब हम समझ चुके हैं कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन का सारा डिटेल हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें होगा ऑप्शन ए है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या सभी। इसमें होगा अवतल दर्पण, इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। अब इसके बारे में सबके बारे में जानते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। हम लोग पहले समतल दर्पण से स्टार्ट करते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। ओके, इसमें देख लेते हैं समतल दर्पण के बारे में। चलिए देखिए समतल दर्पण के बारे में देखते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण ठीक, समतल दर्पण क्या है। ठीक है, जो हम लोग आईना डेली देख कर आते हैं उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण वो ऐसा वस्तु होता है जिसका मतलब ऐसा सरफेस जो एक तरफ से पूरी चिकनी हो तथा दूसरा तरफ से पेंट किया हो, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक, अब दर्पण हम लोग डेली देख के आते हैं तो दर्पण के बारे में और कुछ जानना नहीं है, डेली पता रहता है, डेली अपना चेहरा देखते हैं दर्पण, वही दर्पण है। अब उसके बारे में जानते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण वही है जो हम लोग डेली देख के आते हैं। अब देखिए समतल दर्पण क्या है, इसका विशेषता हम लोग जानते हैं। समतल दर्पण कहते हैं कि जिसकी सतह चिकनी हो, जिसमें नियमित परावर्तन हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं जिसकी सतह चिकनी हो, मतलब प्लेन सरफेस, सरफेस प्लेन हो और जिसमें नियमित परावर्तन हो, नियमित परावर्तन, जिसमें नियमित परावर्तन हो। हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, परावर्तन तो पहले सही था या अब सही। नियमित परावर्तन जिसमें हो जो प्लेन सरफेस हो। ठीक, अब इसका यूज देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, या फिर समतल दर्पण पहले किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। देखिए ये कोई प्लेन सरफेस है, अब यहाँ पर एक तरफ इसका पेंट कर रहे हैं, एक तरफ कोई एक तरफ पेंट कर सकते हैं,
यहाँ पर मान लीजिए पेंट कर दिया। अब अपना हम लोग जो चेहरा देखते हैं उस दर्पण को फोड़ कर अगर निकालेंगे तो देखेंगे कि दूसरा तरफ ने पेंट किया होगा। एक तरफ ऐसे ही चेहरा दिखता है और दूसरा तरफ पेंट रहता है। वो फोड़ कर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें परावर्तन कैसे होता है। परावर्तन तो सब हम लोग देख लिए हैं। अब देखते हैं कि इसका विशेषता क्या है। ठीक, अब इसमें देखते हैं, मान लीजिए कि ये एक दर्पण है। अब इसका फोकस दूरी देखते हैं, इसका फोकस दूरी क्या है। देखिए, दो बात याद रखेंगे, इसका ये कर्व नहीं है तो इसका फोकस दूरी और त्रिज्या इसका दोनों अनंत होगा। ये चलते जाए, इसका देखिए फोकस दूरी खींचिए, इसका अनंत चलते जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि फोकस दूरी कहाँ पर दें। कर्व रहता है उसका ना पता चलता है कि कहाँ फोकस दूरी है, कहाँ त्रिज्या है। ये तो प्लेन है, इसका ये देखेंगे तो ये तो चलता ही जाएगा, इसलिए इसका फोकस दूरी अनंत है तो इसका त्रिज्या भी अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो जान गए, फोकस दूरी अनंत है तो इसका त्रिज्या भी अनंत होगा। अब इससे क्वेश्चन आता है कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रतिबिंब के बारे में बताइए। देखिए, ये मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण ऐसे करके खड़ी रख दिए हैं, यहाँ से हम चेहरा देख रहे हैं अपना, ये कोई सरफेस है। अब ये आदमी अपना चेहरा देख रहा है। ठीक, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के बाहर कि दर्पण के अंदर। इसका हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा। अब ऐसा नहीं होता है कि हम लोग दर्पण में खड़ी रहते हैं तो देखते, दर्पण पर हम देखते अपना चेहरा तो आगे बनता है, नहीं, जितना पीछे रहेंगे उतना पीछे बनेगा प्रतिबिंब। तो हम देखते हैं इसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है या फिर पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा पीछे की ओर बनता है, दर्पण के अंदर बनता है। ये प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पर बनता है, इसका प्रतिबिंब ऐसे है। ठीक, पहला पॉइंट, जो पॉइंट देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। देखिए, पहले में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के अंदर या बाहर। दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर। ठीक, पहला बात यह हो गया। दूसरा देखिए, आभासी बनेगा या फिर वास्तविक बनेगा। आभासी कहने का मतलब इसको स्पर्श कर सकते हैं ये प्रतिबिंब को, नहीं इसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं या फिर महसूस महसूस भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं कि प्रतिबिंब अंदर बन रहा है। इसका सिर्फ आभास कर सकते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब, इसी को बोलते हैं काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है। आभासी, इस आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक। ठीक, अब देखिए, जितना ये मान लीजिए कि ये 2 फीट का बंदा है, 2 फीट के, तो इसका प्रतिबिंब भी 2 ही फीट का बनेगा, न कि इससे बड़ा न ही छोटा। ठीक, हम लोग देख के आता है अपना चेहरा दर्पण में, जितना बड़ा हम रहते हैं उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है इसमें, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब दर्पण के अंदर वस्तु के बराबर। ठीक है, इतना बात जान लिए। अब जितना दूर हम होंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 2 मीटर, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 2 मीटर होगा। मतलब ये लिख सकते हैं ना, जितना दर्पण से जितना दूर वस्तु होगा उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा। जितना दूर दर्पण से जितना दूर वस्तु होगा उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, इतना बात हम लोग जान गए। और ये देखिए कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा या फिर उल्टा। हम लोग चेहरा देखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है या फिर उल्टा। ऐसा तो नहीं होता है ना कि सर के जगह पर पैर या फिर पैर की जगह पर सर, ऐसा नहीं होता। तो सीधा बनता है या फिर उल्टा। देखिए, ना ही सीधा बनता है ना ही उल्टा बनता है, पार्श्विक उल्टा बनता है। अब बताते हैं पार्श्विक उल्टा किसको कहते हैं। पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक उल्टा का कहने का मतलब हुआ है, देखिए ये नाक है। ठीक, अब यहाँ दर्पण है,
ये अपना नोच पा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि हम देखिए ऐसा होता है इसमें कि हम अगर दर्पण को देखते हैं तो दर्पण में बना परछाई भी हमको देखता है, मतलब उसी को बोलते हैं उल्टा। ये देखिए नाक या ये साइड है, तो इसका नाक किधर होगा, ये साइड, मतलब एक ही साइड बना नहीं ना बना, देखिए उल्टा बन गया ना। हम इसको देखते हैं तो ये भी हमको देखता है, इसी को बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। मतलब पूरा उल्टा नहीं बनना, आधा उल्टा। इसमें आधा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, पूरा सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता है। पूरा सीधा का कहने का मतलब हुआ हम इधर पट्टी देख रहे हैं तो इसको भी प्रतिबिंब को भी ऐसे ही देखना चाहिए। ये पूर्व की ओर हम देख रहे हैं, प्रतिबिंब को भी पूर्व की ओर देखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम पूर्व की ओर देखते हैं तो प्रतिबिंब भी हमको देखता है, मतलब ये पश्चिम देख रहा है, ये पूर्व देख रहा है, मतलब उल्टा हो गया ना। इसी को बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। ओके, इतना समतल दर्पण के बारे में जाने। अब इसका यूज देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए यही समतल दर्पण है जिसको हम लोग डेली देख के आते हैं। ये देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण है। ठीक, अब यूज, इसका यूज कहाँ करते हैं। यूज देखिए, सबसे पहले चेहरा देखने में इसका यूज करते हैं, चेहरा देखने में इसका यूज करते हैं। ठीक, बाथरूम में, घर में यही लगाते हैं, बाथरूम में इसका यूज करते हैं, बाथरूम में इसका यूज कर लेते हैं, घर में। अब देखिए दो चीज़ में इसका कैलिडोस्कोप और पेरियोस्कोप, ये दोनों पूछ सकता है। कैलिडोस्कोप किसको कब बोलते हैं, देखिए ऐसा ऐसा ना, तीन ऐसा ऐसा तीन 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 टुकड़ा रख लेते हैं। ठीक, अब ये तीनों टुकड़ा को ऐसे करके सजा देते हैं त्रिभुज जैसा, ऐसा। ठीक, और पीछे से भी एक लगा देते हैं, पीछे से भी एक लगा देते हैं, और इधर से, यानी तीन दो पाँच, पाँच टुकड़ा का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, ये तीन तो ऐसे करके लगा देंगे, और एक पीछे से और एक इधर से आगे से, और बीच में हल्का सा होल कर देंगे। अब इसके अंदर ने छोटा 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 चूड़ी डाल देंगे रंग बिरंगा, और इसको देखेंगे तब बहुत बढ़िया पैटर्न जनाएगा। यह एक बच्चे का खिलौना होता है, उसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप। ठीक है, अब समझ में आ गया कैलिडोस्कोप क्या है। कैलिडोस्कोप। ठीक, और एक पेरियोस्कोप में, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या है, देखिए देखिए ये पेरिस्कोप है हमारा नेवी। ये जो ऊपर देखिए, जो नेवी वाला जहाज होता है तो पानी के अंदर रहता है, और उसको ऊपर का वस्तु देखने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, यही पेरिस्कोप। ये कैसे सेट होता है, तो देखिए मान लीजिए कि ये अंदर में रहता है, ये अंदर का भाग है, और ये मान लेते हैं ये बाहर का भाग है। ठीक है, और देखिए ये ऐसे करके ऐसे रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आदमी खड़े, इसको कैसे अंदर वाला आदमी देख सकता है। देखिए यहाँ पर एक समतल दर्पण रहता है सेट। ठीक, अब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, और जस्ट इसी के सामने नीचे में भी एक प्रतिबिंब, सॉरी, दर्पण सेट रहता है। ठीक, अब जैसे ही इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और फिर ये वाला यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है जस्ट यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर जो वस्तु, यहाँ पर आदमी है, वो इस प्रतिबिंब को देख पाएगा। देखिए पहले यहाँ पर से इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, अब इसी का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब यहाँ अंदर में रह रहा बस व्यक्ति बहुत बनाया से इसका प्रतिबिंब देख सकता है। इसी को कहते हैं पेरिस्कोप। ये जहाज में यूज होता है, ऊपर वाले आदमी, ऊपर में जो भी वस्तु है ये सब देखने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आया कि पेरिस्कोप में ये दर्पण जो है कितना डिग्री पर सेट रहता है। ये याद रखिएगा, ये 45 डिग्री पर सेट रहता है। ठीक, इसको 45 डिग्री पर, ये भी और ये भी, दोनों 45 डिग्री पर सेट रहता है। ठीक, इतना जान गए समतल दर्पण के बारे में। और समतल दर्पण के बारे में कुछ तो नहीं है। देखिए, और देखिए दो दर्पण 90 डिग्री पर सेट कर दिए। ठीक, ये 90 डिग्री पर है। अब इसका परावर्तन कैसे होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रोशनी आया, कोई लाइट आया, प्रकाश का किरण। अब ये रिफ्लेक्ट होकर कैसे, कहाँ से जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर ऐसे करके रिफ्लेक्ट हुआ। ये मान लीजिए कि ये M1 दर्पण है और ये M2 दर्पण है। यहाँ से प्रकाश का किरण आया, टकराने के बाद ये M2 पर टकराएगा, और फिर M1 के समांतर ये देखिए जो R1, इसको मानते हैं R1, सॉरी I1, और ये गया R2, या फिर R1 ही मान लेते हैं। ये दोनों आपस में आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये दोनों आपस में समानांतर जाएगा। ठीक, ये देखिए दोनों समानांतर है ना। ठीक, जब 90 डिग्री पर दोनों दर्पण को सेट करेंगे तब, वैसे ही 60 डिग्री पर सेट किया तब कैसे होगा। देखिए
ये m1, इसको m2 कर देते हैं। अगर प्रकाश की किरण m2 के समानांतर आया ऐसे करके, ये देखिए ये आने वाला किरण है, तो जाएगा कैसे? अब यहाँ पर आएगा और टकराने के बाद ऊपर जाएगा, ऊपर रिफ्लेक्ट होगा और m1 के जस्ट समांतर ही गुजर जाएगा। ठीक, आया तो m2 के समांतर था, लेकिन गया m1 के समांतर। ऐसे 60 डिग्री में होता है। और देख लेते हैं, एक कंडीशन और बनता है, अगर m1 के समानांतर आया तब क्या होगा? देखिए m1 के समानांतर आया, यहाँ से प्रकाश का किरण आया तो टकराने के बाद फिर m1 में टकराएगा, फिर m2 के समानांतर चला जाएगा। यानी 60 डिग्री में ऐसा होता, आता था m1 के समानांतर है तो जाता कैसा, कौन सा? m2, दूसरा प्रतिबिंब, दूसरा दर्पण के समानांतर। वैसे ही अगर आया m2 के समानांतर तो गया m1 के समानांतर। ये याद रखेंगे 60 डिग्री में और 90 डिग्री में। 45 डिग्री में सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, इतना हम देख लिए समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के यूज देख लिए हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देख लिए हैं, कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। और फाउंडेशन बेंच में अगर शुरू से पढ़ते हैं, अभी तो एग्जाम है, शुरू से पढ़ते तो इसको ये जो है बच्चा इसको भगाते हैं। अगर देखिए एक तो छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, अगर ये भी वेग से आगे भाग रहा है दर्पण की ओर, तो ये प्रतिबिंब कितना वेग से इधर ये आएगा, ये आदमी की ओर, ये वस्तु की ओर, बताइए। देखिए अगर भी की वेग से ये दर्पण की ओर भाग रहा है, ठीक, तो ये किस वेग से भागेगा? ये दुगना, इसके दुगना वेग से भागेगा, ये 2v वेग से भागेगा। ये अगर v वेग से भाग रहा है दर्पण की ओर, तो ये भागेगा 2v वेग से, दुगना वेग से, क्योंकि ये इसका स्पीड और इसका स्पीड, दोनों का स्पीड इसमें जुड़ जाएगा तो 2v हो जाएगा। अगर ये v है तो ये डिटेल से पढ़ना है। हम लोग अगर फाउंडेशन बैच अभी पढ़ रहे होते फिजिक्स का तो ये सब जानते हैं 10th में बहुत बढ़िया से, लेकिन अभी एग्ज़ाम पास में है इसलिए जल्दी जल्दी देख रहे हैं हम लोग। अब देखेंगे समतल दर्पण के बारे में हम लोग देख लिए। अब अगला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में देखना है समतल तो देख लिए, अवतल और उत्तल, इसका डिटेल देखेंगे, अवतल का बढ़िया से। फिर प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी देखना है, और यूज कहाँ करना है ये भी देखेंगे। तो कल पढ़ते हैं, अगला क्लास दो क्लास में क्लियर हो जाएगा पहला चैप्टर, फिर 2 3 क्लास में दूसरा तीसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है। ऐसे अब हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ लिए हैं, अब इससे ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।